सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज प्लेटफॉर्म पर। पूरी उम्मीद कि आप सारे के सारे साथी, आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मेरे द्वारा प्रस्तुत है आपके सामने एक टॉपिक का नाम है हीमोग्लोबिन, बोले तो टॉपिक ऑफ हेमेटोलॉजी। तो आप सारे के सारे साथियों का हेमेटोलॉजी की दुनिया में स्वागत है। और हेमेटोलॉजी का एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। टॉपिक को अपन डिस्कस करें तो जैसा आप सारे साथियों को विदित है कि एक परंपरा होती है अपनी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो यहां पर लिखे जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे। उन क्वेश्चनों का आंसर आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। क्या आंसर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं जानता हूं या मुझे पता है। फिर पूरे के पूरे टॉपिक की स्टडी करेंगे अपन, और पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर से उन्हीं क्वेश्चनों को आपको दिखाया जाएगा, ताकि अपन को ये असेसमेंट हो जाए कि टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में कितनी जानकारी थी और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त हुई। तो स्टार्ट करते हैं अपन हीमोग्लोबिन। तो परंपरा अनुसार हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहले हीमोग्लोबिन से संबंधित एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, गौर से पढ़ें आप। नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब क्या राइट आंसर है आप लिख सकते हैं। ये टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चनों के आंसर आप आपकी पुरानी नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं। बाद में जब टॉपिक या क्लास कंप्लीट होगी तो आंसर आपके सामने होगा, आपका खुद का असेसमेंट करने के लिए कि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या सीखा। पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय। आपकी मेरी बॉडी में या ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसका मेनली ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है। ऑप्शंस आर, डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, परऑक्सी हीमोग्लोबिन या रिड्यूज हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। तो व्हाट विल बी योर आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय। द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ये तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही आपको और मुझे दोनों को ज्ञान होगा कि क्या सही आंसर है। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द बॉन्ड इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज। शायद सारे के सारे साथियों को इसके बारे में पता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर हेयर। जो भी आपका आंसर है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉन्ड इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है। दीज आर 4 ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। कम ऑन टू द नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेकर जाता है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। शायद 100% साथियों को इसका आंसर भी पता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 0.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, 13.4 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 19 ml ऑफ ऑक्सीजन। देन क्या है आपका राइट आंसर लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज। द रिएक्शन इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज, दीज आर द ऑप्शन। ऑक्सीडेशन बोलें, ऑक्सीजनेशन बोलें, परऑक्सीडेशन बोलें या रिडक्शन बोलें। Come on to the next question number 9, the O2 carrying capacity of human blood is about। आपके मेरे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी।
1.9 ml, 19 ml, 1.34 ml या 13.4 ml %। परसेंट का मतलब है पर 100 ml ब्लड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन से बॉन्ड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ सर्वाधिक होगी? कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड परऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या आंसर है आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज बीन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन आर ट्रांसपोर्टेड एच। दीज फोर ऑप्शंस आर हेयर। ज्यों का त्यों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या आपका आंसर है? ये सारे के सारे वापस से रिपीट होंगे जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रेशो ऑफ हीम एंड ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन आर। हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट होते हैं, हीम और ग्लोबिन, उनका रेशो क्या होता है? 96:4 यानी 96:4 होता है। 4:96, 20:80 या 80:20। कितना कितना परसेंट होता है? हीम कितना परसेंट होता है और ग्लोबिन कितना परसेंट होता है? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है द 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन उपस्थित होता है? दीज आर द 4 ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। Now come on to the next question number 12, 13, 14. The loss of 100 ml blood from body cause loss of। यदि किसी इंसान के शरीर से 100 ml ब्लड का लॉस हो जाए तो कितना मिलीग्राम आयरन शरीर से लॉस होता है? ये ऑप्शन आपके सामने है। 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है और यहां भी ऐसा मेरा विश्वास है कि लगभग सभी साथियों को इसका आंसर पता है। द फॉर्म ऑफ आयरन फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज +3, +2, +4, +5। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसका टोटल डिस्क्रिप्शन यहां पर अपन डील करने वाले हैं। तो अपने टॉपिक की हेडिंग है हीमोग्लोबिन। टॉपिक की हेडिंग है हीमोग्लोबिन। सारे के सारे साथी जानते हैं कि बॉडी का मैक्सिमम हीमोग्लोबिन 70 से 80% हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंतर्गत पाया जाता है। ये एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है और इसका मेन काम होता है ब्लड गैसों का ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड गैसों के ट्रांसपोर्ट की अपन बात करें, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, यह इसका बेसिक फंक्शन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन? सबसे पहले तो इसी पॉइंट पर अपन डिस्कस करें। कहां पर होता है हीमोग्लोबिन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द हीमोग्लोबिन। यदि मैं आपसे कहूं हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज ए प्रोटीन, इट इज ए फैट या इट इज ए विटामिन। क्या होता है ये? तो जैसा आप सारे के सारे साथियों को पता है कि इसके साथ ग्लोबिन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ग्लोबिन जुड़ा हुआ है। इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि यह एक तरह का प्रोटीन है। अब चूंकि इस प्रोटीन के साथ हीम भी जुड़ा हुआ है, इस प्रोटीन के साथ हीम भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर प्रोटीन का कॉन्जुगेशन हीम के साथ हो रखा है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन का कॉन्जुगेशन हीम के साथ हो रखा है। तो हीमोग्लोबिन में अपन पहली लाइन डिस्कस करें, व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? आंसर है इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यह एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, या इससे ज्यादा बेहतर शब्द हीमोग्लोबिन के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे साथियों को ज्ञान है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है, रेड कलर का होने का मतलब है यह एक तरह का पिगमेंट है।
यह रेड कलर का होता है और रेड कलर का है, इसका मतलब यह एक तरह का पिगमेंट होता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर रेड कलर के पिगमेंट का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। अब चूंकि यह रेस्पिरेटरी गैसों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन के लिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से भी एक बेहतरीन नाम अपन दे सकते हैं, इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका बेहतर नाम होगा व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? द आंसर इज इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यह एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कहां पर होता है हीमोग्लोबिन? तो बॉडी का मैक्सिमम हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। फाउंड इनसाइड द आरबीसी। 70 से 80% हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है और मेजर फंक्शन होता है इसका रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना। तो इसको आप परिभाषा मान लो या इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन मान लो कि क्या होता है हीमोग्लोबिन। इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट या इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कहां पर होता है हीमोग्लोबिन? तो बॉडी का मैक्सिमम हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अगले पॉइंट को डील करें अपन, कितना होता है हीमोग्लोबिन। अगली जो हेडिंग है अपनी वो है कितना होता है हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल इंसान के अंदर। बोले तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू और नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन? तो देखिए, नॉर्मल अमाउंट के बारे में बात करें तो एज एवरेज माना जाता है, यह होता है लगभग 12 से 17 ग्राम %। नॉर्मली माना जाता है 12 ग्राम से 17 ग्राम % इसकी वैल्यू मानी जाती है। यहां पर ग्राम % शब्द का मतलब है पर 100 ml ब्लड के अंदर, यानी 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर आरबीसी का रेशो अलग अलग होता है। मेल के अंदर होती हैं 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी और फीमेल में होती हैं 4 से 5 मिलियन आरबीसी। तो चूंकि आरबीसी की संख्या अलग अलग है, इसलिए हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी अलग अलग होगा। तो फीमेल में अपन बात करें, इसकी वैल्यू मानी जाती है लगभग 12 से 15 ग्राम %, यानी पर 100 ml ब्लड के अंदर यह लगभग 12 से 15 ग्राम होगा। और मेल में अपन बात करें तो यह वैल्यू होती है 14 से 17 ग्राम %। क्योंकि मेल के अंदर आरबीसी के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी ज्यादा होगा। क्योंकि बॉडी का मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। क्या होता है हीमोग्लोबिन? कहां पर होता है हीमोग्लोबिन? कितनी नॉर्मल मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की? तो ये आपके सामने है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर क्या होती? तो देखिए, हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसा कि इसके नाम का संधि विच्छेद करें तो क्लियर है। एक कंपोनेंट तो होता है हीम, और दूसरा कंपोनेंट होता है ग्लोबिन। एक कंपोनेंट तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। दोनों में अपन रेड कलर की बात करें, देखें आपके मेरे ब्लड का रेड कलर आरबीसी की वजह से होता है, आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन का रेड कलर हीम की वजह से होता है। यानी हीमोग्लोबिन में अपन बात करें तो रेड कलर के पिगमेंट हीम है या ग्लोबिन है? दोनों में अपन बात करें तो आंसर है हीम की वजह से रेड कलर होता है। दूसरा, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसके अंदर पेप्टाइड की 4 चेन पाई जाती है। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसके अंदर पेप्टाइड की 4 चेन पाई जाती है। 2 चेन होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा। 2 चेन होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो अल्फा चेन होती हैं,
इसके अंदर एमाइनो एसिड के नंबर 141 होते हैं, बोले तो 141 होते हैं। अल्फा चेन में एमाइनो एसिड 141 होते हैं, जबकि बीटा चेन के अंदर एमाइनो एसिड 146 होते हैं। अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड और बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। हीम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यह बेसिकली एक पिगमेंट होता है और यह 4 पोरफायरिन से मिलकर बना होता है। यह 4 पोरफायरिन से मिलकर बना होता है। यह एक पोरफायरिन पिगमेंट होता है। इस पोरफायरिन पिगमेंट के अंदर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो एक पोरफायरिन पिगमेंट के अंदर 4 पाइरोल की रिंग पाई जाती, 4 पाइरोल की रिंग पाई जाती हैं इस पर्टिकुलर पिगमेंट के अंदर। और सेंट्रल के अंदर पाया जाता है आयरन। जैसा कि भली बाती आपको पता है कि आयरन होता है हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में, तो 4 पाइरोल की रिंग होती हैं और सेंट्रल के अंदर पाया जाता है आयरन। ये बेसिकली एक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर होती है। और मिडिल में अपन बात करें तो आयरन पाया जाता है जो Fe+2 अवस्था में होता है, बोले तो फेरस अवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन से। ग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसके अंतर्गत पेप्टाइड की 4 चेन होती है और पेप्टाइड की 4 चेन मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। इसी को अपन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। 2 चेन तो अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। एक सिंगल अल्फा चेन में, एक सिंगल अल्फा चेन के अंदर 141 एमाइनो एसिड होते हैं, जबकि सिंगल बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। उधर दूसरे एंड पर हीम के बारे में बात करें तो यह एक पोरफायरिन पिगमेंट होता है। एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल की रिंग पाई जाती है और मिडिल में होता है आयरन। तो देखें किस तरीके से इनका कंपोजिशन होता है, किस तरीके से इनका कंपोजिशन होता है। देखें, एक पोरफायरिन हो गया, एक पोरफायरिन, दूसरा पोरफायरिन, तीसरा पोरफायरिन, चौथा पोरफायरिन। ये एक एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल की रिंग है और सेंट्रल में है आयरन। यानी इन सभी के अंदर सेंट्रल में आयरन है। कौन सी अवस्था में है? Fe+2। सेंट्रल में आयरन है Fe+2। और साथ में पेप्टाइड की कितनी चेन के बारे में बात की अपन ने? 4 चेन होती हैं पेप्टाइड की। तो ये चेन इन पर्टिकुलर से अटैच होती है, ये चेन इनसे अटैच होती है। अल्फा अटैच हो गई, साथ में बीटा चेन अटैच हो गई। तो इसका मीनिंग यह है, यदि यहां पर अपन इक्वेशन जाने और मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे करूं तो शायद सभी का आंसर आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हो गई। पोरफायरिन, 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 पोरफायरिन। एक पोरफायरिन में कितने पाइरोल हो गए? 4। चारों पाइरोल के मिडिल में क्या सिचुएटेड है? आयरन। कौन सी अवस्था में है ये? फेरस अवस्था में है, बोले तो Fe+2 अवस्था में। हर एक से कौन सी चेन जुड़ी हुई है? अल्फा और बीटा। 2 पोरफायरिन से अल्फा जुड़ी हुई है और 2 से बीटा जुड़ी हुई है। अब यदि मैं कॉमन क्वेश्चन करूं तो सभी साथियों के दिमाग में यह आंसर होगा कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में पेप्टाइड की कितनी चेन होती हैं? आंसर है 4 होती। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने पोरफायरिन होते हैं? आंसर है 4 होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? आंसर है 4 होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में पाइरोल के कितने चेन होती हैं? पाइरोल, तो देखें एक में 4 होती हैं और टोटल है 4, तो टोटल हो गई 16। यानी सारे क्वेश्चनों का आंसर है 4 और एक क्वेश्चन का आंसर है 16। फिर से सुने आप, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने पोरफायरिन है? ये जो P बना हुआ है, आंसर है 4। कितने आयरन है? आंसर है 4।
कितने पेप्टाइड की चेन है? आंसर है 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। कितने पायरोल हैं? तो एक में 4 पायरोल हैं, 4 में कितने हो गए? 16। और यहीं से कैलकुलेशन होता है। देखें, जो ऑक्सीजन होती है वो यहीं पर बाइंड होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो यहीं पर बाइंड होती है। और आप सारे साथियों को बड़े अच्छे से नॉलेज है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। वो इसी वजह से होता है कि यहां पर जो पर्टिकुलर आयरन के मॉलिक्यूल हैं कितने होते हैं? वो 4। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आई थिंक 100% आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट को अपन डील करें, हीमोग्लोबिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी अगला अपनी हेडिंग है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या फंक्शन होते हैं हीमोग्लोबिन के। तो जैसा कि शुरू से अपन बार बार एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में अपन बात करें, नंबर 1, गैस को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह तक छोड़ना और दूसरी जगह से उठाकर वही फर्स्ट वाली जगह तक लाना। मैं सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन मेरे लंग्स में जा रही है। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन की विशेषता है कि यह अपने ब्लड या प्लाज्मा में घुलनशील नहीं होती। तो जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आता है तो उसमें जो आरबीसी होती हैं उनकी अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस ब्लड जाएगा, अपने हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद अयोर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये ब्लड यहां पर सर्कुलेट हो रहा है, आरबीसी हीमोग्लोबिन यहां तक ऑक्सीजन को लेकर आएंगे। और जैसे ही यहां टिश्यू में अपन बात करें तो ऑक्सीजन की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन को यहां छोड़ दिया जाएगा। तो ऑक्सीजन को लंग्स से उठाकर टिश्यू तक पहुंचाना और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से उठाकर पहले तो हार्ट में ले जाया जाएगा वेन के द्वारा, बोले तो वीना कावा के माध्यम से, फिर वापस से लंग्स में पहुंचाया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से और फिर वहां CO2 को छोड़ दिया जाएगा और CO2 को अपन एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो ऑक्सीजन को अपने लंग्स से उठाकर टिश्यू तक छोड़ना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापस लंग्स तक छोड़ना, यह काम कौन परफॉर्म कर रहा है? आंसर है हीमोग्लोबिन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है द हीमोग्लोबिन विच आर फाउंड इनसाइड द आरबीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। इन दोनों गैसेज को किस नाम से जानते हैं? क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेटरी गैसेज। तो रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार है। अगले पॉइंट के अंदर अपन डील करें, चूंकि हीमोग्लोबिन बफर का भी काम करता है, हीमोग्लोबिन बफर का भी काम करता है। फंडामेंटल के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो वहां पर आपने कई तरह के बफर पढ़े होंगे। उन बफर में एक बफर एजेंट के रूप में भी काम करता है हीमोग्लोबिन। तो दूसरा इसका काम होता है एक्ट एज एन बफर, एक्ट एज एन बफर, यह बफर का भी काम करता है। तो ये इसके मेजर फंक्शन हो गए। दीज आर द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हेडिंग को यदि अपन बात करें, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक अपन ने। क्या होता है हीमोग्लोबिन? यह एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कहां होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी के अंदर होता है मैक्सिमम। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 12 से 17 ग्राम होता है। फीमेल में 12 से 15 ग्राम, जबकि मेल में 14 से 17 ग्राम नॉर्मल वैल्यू मानी जाती। स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। ग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा में 141 एमाइनो एसिड, 141 एमाइनो एसिड और बीटा में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। हीम में 4 पोरफायरिन होते हैं।
एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल की रिंग पाई जाती हैं और मिडिल में आयरन होता है जो Fe+2 अवस्था के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें, ये इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बता दी जिससे कंक्लूजन निकाला। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का एक सिंगल मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने में समर्थ होता है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से। अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, यह रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ में यह बफर का भी काम करता है। तो यह हीमोग्लोबिन से संबंधित पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है, परंतु पिक्चर अभी बाकी है। यह केवल हीमोग्लोबिन से संबंधित टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ना बाकी। तो दोनों को ब्रॉड तरीके से यहां पर डिस्कस करेंगे अपन। 2 गैसें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट करना है। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, टोटल अपन बात करें 100% ऑक्सीजन है, 100% ऑक्सीजन है। तो 100% ऑक्सीजन में से जो अपन बाहर एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है। केवल 3% ऑक्सीजन है जो प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है। बोले तो 100% में से 3% का ट्रांसपोर्ट तो घुली हुई अवस्था में होता। 100% में से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो घुली हुई अवस्था में होता है। बची कितनी? 97%। बची कितनी? 97%। तो जो 97% का ट्रांसपोर्ट है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को अपन नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस पर्टिकुलर बॉन्ड को अपन नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बची हुई 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय डिजॉल्व फॉर्म में, परऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? तो आंसर आपके सामने है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर बनने वाले जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं उन पर अपन डिस्कस करते हैं। क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कैसे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिस्क्रिप्शन यदि अपन जाने तो देखें, ये आरबीसी होती है। इन आरबीसी के अंदर रेड कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है। इस रेड कलर के सब्सटेंस का नाम है हीमोग्लोबिन। जब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और यह बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपोनेंट बना है इस कंपोनेंट को नाम देते हैं अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इधर जो पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, दैट इज ओनली हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होगा तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर बनने वाला पहला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित है आयरन। ऑक्सीजन की एक विशेषता जो सामान्यतः आपने पढ़ी है और आप जानते हैं, ऑक्सीजन नॉर्मली नेचर में जब भी किसी सब्सटेंस और खासकर आयरन के साथ संयुक्त होती है तो उसका ऑक्सीकरण कर देती। एग्जाम्पल की बात करूं तो बनाना जब अपन खाते हैं और बनाना को छीलते हैं, यदि आप आधे घंटे बाहर रख दें तो बताओ ब्लैक पड़ जाता है। एप्पल को आप चीरते हैं, उसको भी आधे घंटे बाहर रख दो, वो भी ब्लैक हो जाता है।
गन्ने के जूस को निकालकर यदि 1 घंटे रख दिया जाए तो बताओ वो भी ब्लैक हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तीनों सब्सटेंस जो मैंने बोले हैं, बनाना हो, एप्पल हो या गन्ने का जूस हो, तीनों में प्रचुर मात्रा में आयरन है। इसका मतलब है आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वह उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोले तो Fe+2 होगा तो वह Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर यदि अपन चर्चा करें, ये केवल और केवल हीमोग्लोबिन है और अच्छे से अभी अभी अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कौन सी अवस्था में होता है। आंसर है जी फेरस अवस्था में होता है। बोले तो Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में होता है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वहां पर कौन सी अवस्था होगी, Fe+2 या Fe+3? देखें यहां पर अगर अपन अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए उस तरह का लॉजिक लगाएं तो गलत हो जाएगा। यहां पर भी आयरन Fe+2 अवस्था में ही होता है। यह सरफेस रिएक्शन होती है। यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता। यानी हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है तो सरफेसली अटैच बॉन्ड होता है, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मध्य होने वाली रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। इन दोनों के बीच होने वाली रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीजनेशन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीजनेशन। इसको अपन ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ऑक्सीजनेशन इसीलिए बोल रहे हो आप क्योंकि यहां हीमोग्लोबिन में भी आयरन फेरस अवस्था में है और वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन फेरस अवस्था में है। सो दैट्स वाई द रिएक्शन इन बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। दैट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो अभी तक इन दोनों पर्टिकुलर पेज में 4 क्वेश्चन आपको मिल गए। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? आंसर है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। अगला, यहां हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में होता है? आंसर है फेरस अवस्था में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में होता है? फेरस अवस्था में होता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच होने वाली रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? आंसर है ऑक्सीजनेशन। दैट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नॉर्मली ऑक्सीजन आयरन के साथ जब संयुक्त होती है ऑक्सीकरण कर देती है, परंतु यहां पर ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप हीमोग्लोबिन के बारे में और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो आरबीसी है, अगर अपन माने इसके अंदर हीमोग्लोबिन का सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन का सिंगल मॉलिक्यूल है, दैट इज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंगल मॉलिक्यूल, तो यह कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? अगर इसमें हीमोग्लोबिन का सिंगल मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? अभी अभी अपन ने आंसर ढूंढा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यह 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की क्षमता रखता है। एक सिंगल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर अपन इसको इस लिहाज से माने कि इस आरबीसी के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, प्रैक्टिकली तो असंभव सी बात है, बट इमेजिनरी अपन मान रहे हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो यह कितने ml ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम है? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम है? इसका आंसर है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन।
यानी एक मॉलिक्यूल से यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पे क्वेश्चन आता है तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको और मॉडिफाई करें अपन, देखें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, सॉरी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। अच्छा, मेरे 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा? 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा? 100 ml ब्लड में एवरेज में मानूं तो कितना हीमोग्लोबिन होगा? 15 ग्राम होगा। 100 ml में एवरेज मानूं तो कितना हीमोग्लोबिन होगा? 15 ग्राम होगा। अच्छा, 1 ग्राम 1.34 को लेकर जा रहा है तो 15 ग्राम किसको लेकर जाएगा? 1.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे अपन। अच्छा, गुणा करने पर आंसर 20 के समथिंग आएगा, परंतु हीमोग्लोबिन सामान्यतः 96 से 7% ही सैचुरेटेड होता है। 96 से 7% ही सैचुरेटेड होता है। तो यहां अपन डिस्कस कर सकते हैं, अगर इसका 96-97% निकाल लें, जो 20 ml आंसर आएगा उसका 96% निकाल लें तो एग्जैक्ट आंसर आता है 19 ml। यानी क्या बात कर रहे हैं अपन, फिर से समझें इस बात को। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, तो मेरे शरीर में 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा? 1 ग्राम लेकर जा रहा है 1.34 ml को, तो मेरे 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 15 ग्राम। 15 ग्राम कितने ml ऑक्सीजन को लेकर जाएगा? बोले तो 1.34 से मल्टीप्लाई किया, लगभग आंसर आया 19 ml। 19 ml ऑक्सीजन जाती है मेरे 100 ml ब्लड के द्वारा। मेरे 100 ml ब्लड के द्वारा कैरी की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 19 ml। यहां अपन बात कर सकते हैं, इसी को नाम देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये जो लिखा हुआ है इसी को नाम देते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखें, टोटल ब्लड से तो निकालना असंभव सी बात है। किसी में 2 लीटर है, किसी में 4 लीटर है, किसी में 5 लीटर है, 100-125 किलो का है तो उसमें 8 लीटर तक भी ब्लड है। तो सबके अंदर ब्लड अलग अलग है, पर 100 ml में निकालना पॉसिबल है। तो 100 ml ब्लड जितनी ऑक्सीजन को लेकर जाता है उसी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नाम दिया जाता है। तो नॉर्मल इंसान की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? नॉर्मल इंसान की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ह्यूमन ब्लड की कितनी होती है? आंसर है 19 ml। यानी नॉर्मली 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को ले जाना चाहिए? आंसर है 19 ml ऑफ ऑक्सीजन को। अगर किसी इंसान में आरबीसी कम है तो बताओ हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम है तो ये वैल्यू भी कम आएगी। मान के चलो इसको 10 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। अगर किसी इंसान में हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी तो नॉर्मल है बट उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, बताओ फिर भी यहां पर वैल्यू कम आएगी। अगर आरबीसी का साइज बड़ा है या आरबीसी का कलर कम है तो भी इस वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, और आरबीसी इतनी ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएंगी। यानी एक नॉर्मल इंसान के 100 ml ब्लड के द्वारा 19 ml ऑक्सीजन तो जानी ही चाहिए। अगर 19 ml ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो अवस्था को अपन नाम देते हैं एनीमिया। तो एनीमिया की एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नोन एज एनीमिया। दूसरी परिभाषाएं अपन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, व्हाट इज दिस? दैट इज ऑल्सो द एनीमिया। आरबीसी के नंबर कम होना, व्हाट इज दिस? दैट इज ऑल्सो द एनीमिया। आरबीसी का साइज बड़ा होना या छोटा होना, कलर कम होना, ये सारे के सारे एनीमिया है। सारे एनीमिया में एक कॉमन काम होता है, आपके मेरे ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है,
और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, दैट इज नोन एज द एनीमिया। इज दैट क्लियर? तो 3 वर्ड हो गए इस पर्टिकुलर जो यहां सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी, आंसर है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। द 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी, आंसर है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। द टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड, द नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड, आंसर इज 19 ml। और ऐसे पूछ ले द 100 ml ब्लड कैरी हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम है, तो भी सेम आंसर देंगे अपन। आंसर क्या होगा? 19 ml। इज दैट क्लियर? तो ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। और आगे बढ़े अपन, इसी में बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की चर्चा करें। टोटल 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर यदि अपन आयरन को बाहर निकालकर उसका वजन तोलें तो उसमें सामान्यतः मिलेगा 3.34 मिलीग्राम, 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 3.34 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। 1 ग्राम में यह पाया जाता है। अब यहां से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डेराइव होगा, यदि किसी इंसान का 100 ml ब्लड लॉस हो जाए, यदि किसी इंसान का 100 ml ब्लड लॉस हो जाए तो उसके शरीर से कितने आयरन का लॉस होगा? 100 ml ब्लड लॉस हो गया, 100 ml ब्लड शरीर से निकलने का मतलब है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन चला गया। 100 ml ब्लड गया तो कितना हीमोग्लोबिन चला गया? 15 ग्राम। अच्छा, कितना आयरन का लॉस हुआ, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि कितना आयरन का लॉस होगा, आयरन का लॉस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखें आंसर क्या आएगा। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में है 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। अब जब इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका लगभग 50 मिलीग्राम। आंसर आएगा आपका लगभग 50 मिलीग्राम। तो किसी भी इंसान में यदि 100 ml ब्लड का लॉस हो तो कितने आयरन का लॉस हो जाता है बॉडी से? आंसर है 50 मिलीग्राम का। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना मिलीग्राम आयरन कंटेन करता है? आंसर है 3.34 मिलीग्राम। तो देखें यहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। बोले तो यहीं से शुरू करें अपन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्म ऑफ आयरन विच आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन, आंसर इज फेरस स्टेज, Fe+2 स्टेज। The form of iron which are found in oxyhemoglobin, the answer is same ferrous stage, बोले तो Fe+2। The reaction in between hemoglobin and oxygen is known as, answer is oxygenation। इस रिएक्शन को नाम देते हैं ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 1 molecule of hemoglobin carry how much ml of oxygen? How many molecule of oxygen? The answer is 4 molecule of oxygen. Next question, 1 gram hemoglobin carry, answer 1.34 ml of oxygen। एक मॉलिक्यूल आए तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आए तो आंसर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। The total 100 ml blood carry how much amount of oxygen? The answer is 19 ml of oxygen and it is known as oxygen carrying capacity of blood।
द नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड, द आंसर इज 19 ml। इज दैट क्लियर? इसके अलावा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन उपस्थित होता है? आंसर इज 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। यदि किसी इंसान में 100 ml ब्लड का लॉस होगा तो कितने आयरन का लॉस शरीर से होगा? आंसर है लगभग 50 मिलीग्राम। इज दैट क्लियर? ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कम ऑन टू द नेक्स्ट और लास्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, यहां पर 2 ऐसे क्वेश्चन हैं, यदि अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है तो गलती की पूरी गुंजाइश होती है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा पहले तो ये जानकारी लें आप कि इसका ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से होता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता। यह भी कुछ मात्रा के अंदर घुल जाती, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में घुल जाती। बोले तो इसका ट्रांसपोर्ट भी डिजॉल्व फॉर्म में होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। पॉइंट नंबर 2, दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। और तीसरा इसका ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब एमाइनो कंपाउंड के रूप में। तीसरा होता है कार्ब एमिनो कंपाउंड के रूप। अब यहां पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। बाई चांस बिल्कुल भी अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है तो कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनो कंपाउंड अपन आंसर दे सकते हैं, जो गलत होगा। देखिए जो ऑक्सीजन शरीर में होती है उसका मेनली ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है, दैट इज राइट। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका मेनली ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। बोले तो बाइकार्बोनेट के द्वारा 100% अपन माने कार्बन डाइऑक्साइड, तो 63% का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। 7% का ट्रांसपोर्ट, ओनली 7% का ट्रांसपोर्ट घुली हुई अवस्था में होता है। बोले तो प्लाज्मा में घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बोले 63 + 7 70, कितनी बची? 30%। 30% का ट्रांसपोर्ट कार्ब एमाइनो कंपाउंड के द्वारा होता है। तो जो मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका जो मेन आंसर आपको देना है वो बाइकार्बोनेट होगा। विशेष तौर से याद रखना है, ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के द्वारा होगा। अब यहां भी आपने पढ़ा हुआ है कि बाइकार्बोनेट के द्वारा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखें आरबीसी के अंदर ही होता है, आरबीसी के अंदर ही होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंटर करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंटर करती है तो यह वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। उस कंपाउंड का नाम है H2CO3। चूंकि अनस्टेबल नाम दे रहे हैं अपन, इसका आसानी से डिसोसिएशन हो जाता है, और ये डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन के रूप में और HCO3- आयन के रूप में, H आयन के रूप में और HCO3- आयन के रूप में। यहां पर जो HCO3- आयन है यह आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं, यह आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं। बोले तो HCO3- और यह जुड़ जाते हैं सोडियम के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इस तरीके से यह अपने लंग्स तक पहुंचती है।
तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यह पहुंचती है। अब चूंकि यहां पर SCO3 माइनस बाहर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहे हैं, इसको संतुलित करने के लिए यहां पर क्लोराइड अंदर एंटर होता है। जो आप एसिडोसिस एल्केलोसिस की कंडीशन में या बफर के अंदर पढ़ते हैं, इसी को नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। उसके बाद जब ये आरबीसी लंग्स में पहुंचती है तो यह रिएक्शन वापस से रिवर्ट होती है, और रिवर्ट होने के बाद वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो लंग्स को मिल जाती है। लंग्स के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये HCO3 माइनस आयन गए तो आरबीसी के माध्यम से ही, बट ये वापस प्लाज्मा में चले गए और इस बाइकार्बोनेट फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्ट हुआ। तो जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है वह ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और यह होता है लगभग 63%। यह होता है लगभग 63%। उसके अलावा जो बची हुई 7% है वो प्लाज्मा में स्वतः ही घुल जाती है। वह प्लाज्मा में स्वतः ही घुल जाती है, बोले तो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। यहां एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है। वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप यहां बता रहे हो आरबीसी में एंटर होती है तो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, तो जब प्लाज्मा में एंटर होगी तो वहां भी तो वाटर उपस्थित है, वहां भी रिएक्शन करके H2CO3 बना लेनी चाहिए। नहीं, आप सोच बिल्कुल सही रहे हैं कि वहां भी वाटर उपस्थित है, बना लेनी चाहिए, परंतु नहीं होता। उसका कारण यह है कि ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यह रिएक्शन एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यह एंजाइम केवल और केवल आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में ना के बराबर होता है। अगर ये वाला प्लाज्मा में उपस्थित होता तो शायद इस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती अपन को, क्योंकि यह पर्टिकुलर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाया जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर होने के बाद कार्बोनिक एसिड देन बाइकार्बोनेट फॉर्म बनाती है। इज दैट क्लियर? तो 7% तो घुली हुई अवस्था में हो गई और 63% का डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? आंसर है बाइकार्बोनेट के द्वारा। और ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला और नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरी कंडीशन है कार्ब एमाइनो कंपाउंड। देखें, कार्ब एमाइनो कंपाउंड में मेनली जो कंपाउंड होता है वो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन होता है। कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। अब चूंकि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपन नाम देते हैं, ये जो कंपोनेंट बना है इसको नाम देते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन, या इसका नाम है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम है कार्ब हीमोग्लोबिन या दूसरा नाम है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पर गलती की पूरी गुंजाइश है। यदि अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, अच्छा टोटल इसका ट्रांसपोर्ट 30%। अगर अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है और कोई अपन से पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, तो आंसर शायद अपन दे सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दैट इज रॉन्ग। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, यह गलत आंसर होगा। आंसर है कार्ब हीमोग्लोबिन या फिर आंसर है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये एमाइनो वर्ड क्यों आ गया यहां पर? उसका लॉजिक ये होता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो सेंट्रली जो आयरन सिचुएटेड होता है वहां पर बॉन्ड बनाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी यह ग्लोबिन चेन के साथ बॉन्ड बनाएगी। यह ग्लोबिन चेन के साथ बॉन्ड बनाएगी, बोले तो अल्फा के साथ या बीटा के साथ। और क्या है इनके अंदर? एमाइनो एसिड है।
एमाइनो एसिड से मिलकर ही पेप्टाइड की चेन बन रही है, तो यह एमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं होता, वो जो सेंट्रली आयरन है वहां पर उसका बॉन्ड सिचुएटेड होता है, तो यह एमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रही है या पेप्टाइड की चेन के साथ बॉन्ड बना रही है। इसलिए इस हीमोग्लोबिन को नाम देते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, या इसको नाम देते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। और इस फॉर्म के अंदर कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है? आंसर है 30%। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना पढ़े हुए गलती की पूरी गुंजाइश रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? आंसर है बाइकार्बोनेट के द्वारा। नहीं पढ़ा हुआ तो कार्ब हीमोग्लोबिन जा सकता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले बॉन्ड का नाम है कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। अब आप देख लो, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन इज ए कार्ब एमिनो कंपाउंड, एमाइनो एसिड के साथ जुड़ रही है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यहां भी गलती की गुंजाइश है और अपना आंसर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जा सकता है। तो विशेष तौर से ध्यान रहे, यहां आंसर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ने से बनता है उसको भी सीख लें आप। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है, इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी होता है, परंतु वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनने वाला बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड हैं जो यहां पर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। 3 बॉन्ड अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनने वाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनने वाला कार्ब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनने वाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और बनता है। ये 3 बॉन्ड आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कौन से बॉन्ड की एफिनिटी सर्वाधिक होती है। कौन से बॉन्ड की एफिनिटी सर्वाधिक होती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तो देखें, सबसे ज्यादा जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने की, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। प्रैक्टिकली भी महसूस किया होगा अपन ने, जब भी अपन धुआं के संपर्क में आते हैं या कहीं पर फायर सेटिंग हो जाती है तो अपन एक वर्ड बोलते हैं, दम घुटने से पर्सन एक्सपायर हो गया। दम घुटने से कैसे एक्सपायर हुआ? वहां पर चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड थी, ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, तो जो पर्सन ने इनहेल किया वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके शरीर में गई और कार्बन मोनोऑक्साइड ने सारे हीमोग्लोबिन को घेर लिया। सर्वाधिक एफिनिटी है इसकी और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए जगह नहीं बची, जबकि ऑक्सीजन का मेनली ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन ही करेगा। इस वजह से पर्सन में हाइपोक्सिया डेवलप हुआ और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गए। इनकी जो एफिनिटी का क्रम है, इसको ऐसे समझे कि एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के तीनों मॉलिक्यूल हैं एक कमरे में, और मैंने 1000 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के लाके डाले। तो जितनी देर में एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बनेगा, जितनी देर में एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बनेगा, इतनी देर में 20 कार्ब हीमोग्लोबिन बन जाएंगे और उतनी ही देर में 200 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे। इसका मतलब अगर अपन तुलना करें, यदि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 1 गुना है तो कार्ब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 20 गुना होगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 200 गुना होगी। इसलिए प्रैक्टिकली भी क्या अपन आधे पौने घंटे लगातार बहुत ज्यादा धुआं में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, दम घुटने लग जाता है। दम घुटने लगने का मतलब है बॉडी में क्या प्रोड्यूस होने लग जाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाने की एफिनिटी सर्वाधिक होती। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी होता है, बट जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है
वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाला बॉन्ड होता है। तो ये अपना टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1, द कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, आंसर है बाइकार्बोनेट। 63% का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के द्वारा होगा। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर होती है, चूंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ाया जाना पॉसिबल नहीं है, या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पोर्शन है वहां पर पढ़ लेंगे जब बफर एजेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यहां दोनों की रिएक्शन में एक एंजाइम रोल प्ले करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिससे H2CO3 बनता है जो डिसोसिएट हो जाता है, SCO3 बाहर आ जाता है और यह सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। चूंकि नेगेटिव आयन बाहर आते हैं तो क्लोराइड अंदर जाता है जिसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। इसके आगे भी लंग्स में इसका उल्टा होता है जिसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस फॉर्म में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुई, आंसर है 63%। उसके अलावा 7% प्लाज्मा में घुल जाती है। यहां पर आपके मन में चल रहे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया कि सर यहां भी तो पानी है प्लाज्मा में, तो वहां भी हो जाना चाहिए। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है, अगर होता तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो केवल 7% घुली हुई अवस्था में जाती है और जो 30% है वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन या एमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना के जाती है, और उसमें भी मेनली किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बनने वाले बॉन्ड को कार्ब हीमोग्लोबिन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। यहां पर्टिकुलर गुंजाइश की संभावना है, नहीं पड़ा हुआ है, और अपन से पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, तो कार्बोक्सी आंसर जा सकता है, नहीं पड़ा हुआ है तो। अदरवाइज इसका बेस्ट आंसर होगा कार्ब हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम की चीज भी होती है? यस होती है। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बनने वाला बॉन्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की एफिनिटी सर्वाधिक होती है। 3 बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी 1 गुना है तो कार्ब हीमोग्लोबिन की 20 गुना होगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की 200 गुना होगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपके बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब अपन ने दे दिया। क्या होता है हीमोग्लोबिन, कहां होता है हीमोग्लोबिन, कितना होता है हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर में क्या होता है हीमोग्लोबिन के, क्या काम करता है हीमोग्लोबिन, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाला बॉन्ड, दैट इज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? तो इस सारे के सारे पोर्शन को यदि समराइज किया जाए और पढ़ा जाए तो देखें क्या क्या पढ़ा अपन ने। यहां से चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने हीमोग्लोबिन में सबसे पहले ये पढ़ा, व्हाट इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी कंटेनिंग आयरन। कौन सी अवस्था में है? फेरस अवस्था में। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर अराइज है, कौन सी अवस्था में है? आंसर है फेरस अवस्था के अंदर। ये फेरस अवस्था के अंदर होता है। इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया नॉर्मल वैल्यू 12 से 17 ग्राम होती है, मेल में 14 से 17 ग्राम और फीमेल में 12 से 15 ग्राम होती है। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो देखें हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड की चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, और ये 4 मॉलिक्यूल हैं जो जुड़े हुए हैं। ये हीम के मॉलिक्यूल हैं, चारों से मिलकर बनता है हीम।
एक बेहद इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो हीम और ग्लोबिन होता है, वैसे स्ट्रक्चर में आप देख भी रहे हैं, स्ट्रक्चर में आप देख भी रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो यहां पर रोलिंग फॉर्म में दिखाई गई है, ये तो है पेप्टाइड की चेन और ये बीच बीच में है हीम। अब आपसे पूछा जाए कि हीम की कितनी प्रतिशत मात्रा है और ग्लोबिन कितने परसेंट है, हीम कितना है और ग्लोबिन कितना है, तो इनका अनुपात इस तरीके से होता है। इनका अनुपात होता है 4:4:96, 4:96 होता है, यानी केवल 4% तो होता है हीम और 96% होता है ग्लोबिन। 4% हीम होता है और 96% ग्लोबिन होता है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। दोनों को साथ में देखें तो ये स्ट्रक्चर हीम की है, यहां पर देखें ये पोरफायरिन पिगमेंट है पूरा का पूरा, 4 पार्ट हैं इसके और हर एक में 4 रिंग जुड़ी हुई है, 4 पाइरोल की रिंग जुड़ी हुई है, तो ये तो हीम हो गया। ये एक सिंगल ग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा चेन है, दो अल्फा चेन है, एक अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड है और बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना। टू ट्रांसपोर्ट और कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेज, कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए बफर, बफर का भी काम करता है। फिर अपन ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा O2 और CO2 का, तो O2 के ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा, 3% का ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में और 97% का होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। द ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये यहां पर शो किया हुआ है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है ऑक्सीजनेशन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है ऑक्सीजनेशन। यहां पर क्वेश्चन बनता है, यहां आयरन कौन सी अवस्था में है, Fe+2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी कौन सी अवस्था में है, Fe+2। दोनों के मध्य होने वाली रिएक्शन का नाम बता दो, आंसर है ऑक्सीजनेशन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डायग्राम है जिसमें यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहां पर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, बोले तो मिडिल ऑफ आयरन के साथ ये मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें अपन, इसके बाद अपन ने स्पेशल पॉइंट डील किए थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, क्या बताए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रिएक्शन को बोलते हैं अपन ऑक्सीजनेशन, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीजनेशन। आयरन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सी अवस्था में होता है, यहां भी गलती की गुंजाइश है बट गलत नहीं करना है। कौन सी अवस्था में, फेरस अवस्था में होता है। एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, आंसर है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को लेकर जाता है, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। आपके मेरे ब्लड की नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, आंसर है 19 ml होगी। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना मिलीग्राम आयरन होता है, आंसर है 3.34 मिलीग्राम होता है। किसी इंसान के 100 ml ब्लड का लॉस हो जाए तो कितना आयरन का लॉस होगा, आंसर है 50 मिलीग्राम ऑफ आयरन। आपका मेरा 100 ml ब्लड का लॉस होना 50 मिलीग्राम आयरन का लॉस कॉज करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्पेशल पॉइंट है जो अपन ने जाने थे। इसके अलावा नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 7% घुली हुई अवस्था में मेनली ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन का है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का है इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। साथ में कार्ब एमिनो कंपाउंड की फॉर्म में भी यह ट्रांसपोर्ट होती है केवल 30%।
कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाले बॉन्ड को। इस बॉन्ड की एफिनिटी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 20 गुना ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा एफिनिटी की बात करें तो किसकी होगी? वो होगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की। सर्वाधिक एफिनिटी होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच बनने वाला बॉन्ड कार्बोक्सी कहलाता है और इसकी एफिनिटी 200 गुना ज्यादा होती। तो मेरे हिसाब से टोटली आपको 100% समझ में आ गया। अब उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं जहां से अपन ने शुरुआत की थी और शायद सबका आंसर आपको मालूम चल गया और अब आप आंसर देना चाहेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, देखो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि मिलीग्राम में दिया हुआ। सी भी गलत हो गया, मिलीग्राम में दिया हुआ है। डी 11 से 13 ये ज्यादा ही कम है, 14 से 16 एवरेज में दिया हुआ है। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज बी। The answer of first question is B. Come on to the next question number 2. The oxygen is mainly transported by, घुली हुई अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, परऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूज हीमोग्लोबिन। शायद 100% को आंसर मालूम चला या पता था? आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आंसर इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कम ऑन टू द क्वेश्चन 3rd. द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय, शायद हो सकता है इसमें गलती की गुंजाइश, इसमें गलती की गुंजाइश। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्बोक्सी आंसर दे सकते हैं, नहीं पड़ा हुआ है तो कार्ब हीमोग्लोबिन भी जा सकता है, बट इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बाइकार्बोनेट। आंसर इज बी। आगे बढ़े आप क्वेश्चन नंबर 4, द बॉन्ड इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन is known as, the bond in between hemoglobin and oxygen is known as, the answer is oxyhemoglobin. Answer is B, बोले तो oxyhemoglobin. Next, the bond in between hemoglobin and carbon dioxide. अब देखें यहां भी गुंजाइश है, कार्बोक्सी जा सकता है बट आंसर कार्बोक्सी नहीं होगा। व्हाट इज द राइट आंसर? बी, बोले तो कार्ब हीमोग्लोबिन, यानी 5वें का भी आंसर होगा बी, बोले तो कार्ब हीमोग्लोबिन। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी को पहले भी आता था, अब अपन ने कारण सहित पढ़ लिया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? द आंसर इज सेम, बोले तो बी, 4 मॉलिक्यूल को कैरी किया जाता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी हो सकता है, ये शुरुआत में आपके लिए नया हो, आंसर नहीं दे पाए हो, अब आंसर क्लियर है। आंसर इज बी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेकर जाएगा? आंसर इज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। आगे बढ़े आप क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्शन इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज, यहां भी नहीं पड़ा हुआ है तो आंसर ऑक्सीडेशन गलती से जा सकता है, बट आपको बता दिया ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं अपन? ऑक्सीजनेशन। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एफिनिटी? कार्ब, कार्बोक्सी, ऑक्सी। और अभी बताया 200 गुना ज्यादा होती है तो आंसर इसका भी सेम होगा, बोले तो आंसर इज बी। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज बीन कैरिड बाय हीमोग्लोबिन आर ट्रांसपोर्टेड एज, आया हुआ क्वेश्चन है। द आंसर इज बी, कार्ब एमाइनो कंपाउंड। आंसर इज बी, कार्ब एमाइनो कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशो ऑफ हीम एंड ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन आर। आंसर 4% होता है क्या? हीम, और 96% क्या होता है? ग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? बी। 12 नंबर का भी आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। यहां पर क्वेश्चन में है द 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम,
1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन? आंसर इज बी, बोले तो 3.34। कम ऑन टू द नेक्स्ट 14। द लॉस ऑफ 100 ml ब्लड फ्रॉम बॉडी कॉज लॉस ऑफ 100 ml ब्लड का लॉस होगा तो शरीर से कितने आयरन का लॉस होगा? आंसर आपको मिल चुका है, आंसर है 50 मिलीग्राम ऑफ आयरन का लॉस होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्म ऑफ आयरन फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी फॉर्म में होगा? आंसर इज बी। इज दैट क्लियर? तो देखें 1 से लेकर 15 तक जहां से अपन ने शुरुआत की थी वहां पर अपन ने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया और हीमोग्लोबिन से संबंधित सारे के सारे फैक्ट और बनने वाले क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। 15 के 15 क्वेश्चन में आप सारे साथियों ने एक विशेषता देखी। क्या विशेषता देखी बताओ? 15 के 15 क्वेश्चन में एक कॉमन विशेषता थी और कॉमन विशेषता यह है कि सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर बी था। सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बी था। जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे हैं सारे क्वेश्चनों का आंसर बी मिला। जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर बी था। बट मेन एग्जाम में कहीं ऐसा नहीं करके आना, ये तो केवल जस्ट समझाने के लिए था। बाकी मेन एग्जाम में अलग अलग ही आपको देकर आना है। तो बोला जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, सभी का जवाब आपको प्राप्त हो गया। तो हीमोग्लोबिन में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन जो इन फ्यूचर एग्जाम में आए वो टोटली आपके द्वारा सही किया जाएगा। तो आई थिंक टोटल आपको समझ में आया होगा। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। फिर से अपन मिलते हैं एक पर्टिकुलर नए लेक्चर के साथ। तो थैंक्स टू ऑल।